नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग हर घर में कभी ना कभी देखने को मिलती है, एक कॉमन समस्या है। ये है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग यानी कि रात को बिना कंट्रोल के बिस्तर गीला करना, पेशाब कर देना, बिस्तर में पेशाब करना। ऐसा जनरली बच्चों में ही देखा जाता है, लेकिन कभी कभी एडल्ट्स में भी यह समस्या देखने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर बेड वेटिंग एक आइसोलेटेड इवेंट है, किसी और दिन के टाइम किसी और सिम्टम से रिलेटेड नहीं है या कोई और सिम्टम नहीं होते हैं, तो इसको गहरी नींद से रिलेटेड एक फिनोमिना ही माना जाता है। इसको कोई बीमारी नहीं मानी जाती। फिर भी कभी कभी काफ़ी पेरेंट्स इससे बहुत डिस्ट्रेस्ड रहते हैं, तो इसकी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। बेड वेटिंग में लगभग, ये आंकड़े मैं बताना चाहूँगा कुछ, कि लगभग 5 वर्ष की उम्र तक लगभग 15% नॉर्मल बच्चों में यह समस्या देखने को मिलती है। और जब 15 वर्ष की आयु पे हम ये आंकड़े निकालते हैं तो सिर्फ 1% बच्चों में ही यह समस्या 15 साल की उम्र तक भी देखने को मिलती है। तो लगभग काफ़ी सारे, मतलब 99% बच्चों में यह समस्या अपने आप ही बिना किसी ट्रीटमेंट के रिजॉल्व हो जाती है। तो इससे रिलेटेड कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉमन समस्या है और ज़्यादातर केसेस में यह अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। इस बेड वेटिंग के 2 मेडिकल प्रकार होते हैं। इसको मेडिकल भाषा में नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं। पहला प्रकार वो होता है मोनोसिम्प्टोमेटिक नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, मोनोसिम्प्टोमेटिक बेड वेटिंग, यानी कि ऐसा बेड वेटिंग जिसमें कि ये सिर्फ अकेला एक ही सिम्टम है, इसके साथ जुड़े कोई और लक्षण या दिन के टाइम कोई समस्या मरीज को नहीं हो रही है। तो ऐसी बेड वेटिंग जो है बहुत ही बिनाइन होती है, इजीली ट्रीटेबल होती है, लेकिन इसको डीप स्लीप से रिलेटेड माना जाता है। कुछ बच्चे इतनी ज़्यादा गहरी नींद में सोते हैं कि उनको पेशाब की थैली के भर जाने का एहसास जो है उनके ब्रेन तक पहुंचते हुए भी वो उठ नहीं पाते और धीरे धीरे करके उनको पेशाब बिस्तर में ही कर देने की आदत सी हो जाती है। तो इसको मोनोसिम्प्टोमेटिक बेड वेटिंग या मोनोसिम्प्टोमेटिक नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस कहा जाता है। दूसरा प्रकार जो होता है नॉन मोनोसिम्प्टोमेटिक नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, जिसमें कि कोई ना कोई विकार, मतलब किडनी की नली या पेशाब की थैली का कोई ना कोई एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल विकार हमारे शरीर में होता है। भले ही वो रिफ्लक्स की बीमारी हो, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो, कोई स्टोन्स हो, यूरिन में इन्फेक्शन हो, पेशाब की थैली के डायवर्टिकुलम हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे जब यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है और उसके कारण से जब बेड वेटिंग होती है रात के समय, तो उसे हम नॉन मोनोसिम्प्टोमेटिक बेड वेटिंग कहते हैं। ये दूसरी बीमारियों से जुड़ा होता है और जब तक हम इसकी प्राइमरी बीमारी को ठीक नहीं करते तब तक ये हमारे बेड वेटिंग भी ठीक नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि इस बीमारी का उपचार कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बेड वेटिंग का उपचार जो है वो बच्चे और पेरेंट्स के डिस्ट्रेस लेवल, यानी चिंता या स्ट्रेस लेवल, इस बीमारी को लेके कितने वो परेशान हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चा लगभग 5 से 6 साल तक है और उसके नीचे ही है उसकी उम्र, 6 साल से कम की उम्र के बच्चों में अगर ज़्यादा कोई डिस्ट्रेस नहीं है या थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रेस है तो इसको ट्रीट नहीं किया जाता है और स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन, यानी अपने आप इस बीमारी के ठीक होने का इंतज़ार किया जाता है। बच्चा अगर 6 साल के ऊपर है, सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस्ड है या पेरेंट्स में एंजाइटी है इस बीमारी को लेके, तो फिर इसके ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। अब ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ये होता है, ट्रीटमेंट की मोडालिटी होती है, वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग में हम पेरेंट्स और बच्चे को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि यह बेड वेटिंग जो है एक बिनाइन समस्या है, कोई गंभीर बीमारी का सूचक नहीं है, तो इसको कुछ टाइम के लिए आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर इससे भी उनकी स्ट्रेस कम नहीं होती तो सेकेंड नंबर पे हम कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस ट्राई करते हैं, जैसे कि टाइम्ड वॉइडिंग, यानी लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए तो घड़ी देख के पेशाब कर लिया, ये एक है। दूसरा डबल वॉइडिंग बिफोर बेड टाइम, यानी कि रात को सोने जाने से पहले 2 बार पेशाब करके जाएं।
डेली स्टूल पास करें। तो ये कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है। फ्लूइड शिफ्टिंग, जैसे कि अगर हमारे दिन की बच्चे की फ्लूइड की यानी तरल पदार्थ की रिक्वायरमेंट 1-1.5 लीटर है, तो इसका लगभग 70 से 80% भाग जो है वो हम शाम को 5 बजे से पहले ही सेवन कर लें, और शाम को 5 से 6 बजे के बाद से पानी का सेवन या लिक्विड्स का सेवन जो है बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें। इससे भी इस समस्या को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो है बेड वेटिंग अलार्म्स का प्रयोग। यानी कि एक निर्धारित समय पर रात को 12 बजे 1 बजे लगभग, रात को आप समझिए 9 से 10 के बीच में अगर आप सोने जाते हैं, उस समय आप 2 बार पेशाब करके सोने जाएंगे। फिर देर रात में लगभग 1 बजे के आसपास अलार्म लगाएंगे। अलार्म लगा के उठकर पेशाब कराने जाना है बच्चे को। और इस अलार्म के प्रयोग से यह देखा गया है कि इस समस्या का परमानेंट सलूशन मिलता है। बाकी दवाइयां जो हैं वो किसी इंपॉर्टेंट सोशल सिचुएशन, जैसे कि आप नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं कहीं या वेकेशंस पे जा रहे हैं, उस समय के लिए बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं। लेकिन लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान अगर करना है तो बेड वेटिंग अलार्म यानी रात को अलार्म लगाकर बीच में नींद में उठकर पेशाब करना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका होता है। तो चौथा जो तरीका है वो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या दवाई। दवाई जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण दवाई जो काम में आती है वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे किडनी से जो फिल्टर होकर पेशाब निकल रही है उसकी मात्रा जो है यह हार्मोन कम करता है। तो यह हार्मोन लगभग 6 हफ्ते के लिए प्रयोग में आता है। यह टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध होता है और इसके जो है प्रभाव जो है बहुत ही प्रभावी ये टैबलेट होता है। इससे लगभग 2 से 3 डोजेज में ही बच्चा जो है ड्राई हो जाता है। तो इनिशियल ट्रीटमेंट और बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये एक अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध होता है। पर इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो अपने आप कभी भी ओवर द काउंटर इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस हार्मोन के सेवन से शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए हम लोग जब ये दवाई चालू करते हैं तो पहले सीरम सोडियम लेवल, ब्लड में सोडियम का लेवल चेक करते हैं और तभी ये दवाई चालू करते हैं। और दवाई चालू करने के बाद भी हर 2 हफ्ते में इस सोडियम की मात्रा को चेक करते रहते हैं। तो ये दवाई की बात हो गई। लास्टली कुछ और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ। एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ जो हैं वो पेशाब की थैली की एक्टिविटी को थोड़ा कम करती हैं। इस बीमारी में भी इसका कभी कभी प्रयोग किया जाता है जब बाकी चीज़ें फेल हो जाती हैं। इसके अलावा ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, यानी पैर की जो नर्व्स हैं उनको छोटी छोटी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगाकर जो है पेशाब की थैली को रिलैक्स करने का प्रयास किया जाता है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा गहरी नींद की समस्या है उनको कभी कभी हम अपने ईएनटी या पल्मोनोलॉजिस्ट को भेजकर उसमें स्लीप स्टडी भी कराते हैं, जिससे इस बीमारी में नियंत्रण पाने में आसानी होती है। आपके अगर इस बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।